गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पहला पार्ट जब किया था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का, तो उसमें आपके सामने सेल की शुरुआती इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके साथ साथ हमने प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने रख दिया है। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और अपने उस प्रोकैरियोटिक डिस्क्रिप्शन के बाद जब आगे चलेंगे तो हम यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर पाई जाने वाली सेल्स की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का डिस्क्रिप्शन। दैट इज पार्ट 2 ऑफ सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2 हमने प्रोकैरियोटिक सेल तक का कर लिया है डिस्क्रिप्शन। पूरी डिटेल मैंने आपको समझा दी थी। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल का क्या डिफरेंस है। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का क्या डिफरेंस है। सारी लिस्टिंग होने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं आज अपना अगला डिस्कशन, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। आप नाम से समझ जाएंगे, यू मतलब ट्रू और एडवांस्ड, और carrion means nuclei, carrion means nuclei। ये ऐसी सेल्स जिनके अंदर ट्रू या एडवांस्ड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उन्हें ही हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जो बेसिक आइडिया है वो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो एक्सेसिव, बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, एक्सेसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंट्स हैं, आप जानते हैं सेल ऑर्गेनेल्स हैं तो उनकी वजह से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। आपको याद होगा कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में जिस न्यूक्लियस की बात की थी वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, बट इज न्यूक्लियोइड था। यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मैं यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रू न्यूक्लियस भी मेंशन कर दे रहा हूं। ट्रू न्यूक्लियस है तो अंदर डीएनए जो है वो रैप्ड है। डीएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में अरेंज्ड है। अगर आप ऐसी यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये ट्रू सेल्स हैं, लार्जर साइज की होती हैं, ट्रू न्यूक्लियाई है, एक्सेसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है, सेल ऑर्गेनेल है जो कि ऑलरेडी मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। हम इन्हीं का डिस्क्रिप्शन वन बाय वन आगे बढ़ाएंगे बेटा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं, वो कंपार्टमेंट फॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रू न्यूक्लियस है और जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम है, ट्रू क्रोमोसोम बने हुए हैं। क्रोमोसोम पर भी हम फर्दर बात करेंगे अपने आगे के डिस्क्रिप्शन में। सो अगर मैं आपसे कहूं कि यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर वन बाय वन ऑर्गेनेल वाइज हम डिस्क्राइब करेंगे तो आगे का डिस्क्रिप्शन आप ध्यान दीजिए। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो होती है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो बेसिक आइडिया अगर मैं आपसे कहूं तो यूकैरियोटिक सेल है। हम जिन चीजों पर डिस्क्राइब करेंगे अपना कंटेंट वो क्या क्या है आप ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले तो वी विल डिस्क्राइब इनवेलप। इनवेलप में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन and the second one will be cell wall। ये दोनों ही चीजें हम यहां पर पहले समझेंगे एनवेलप सिस्टम में। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम करेंगे सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, बाकी के सारे सेल ऑर्गेनेल हम यहां डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके सामने आएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आएगा। इसके साथ साथ आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट
ये दोनों चीजें यहां पर मिलेंगी समझने को, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और सबसे एंड में बेटा हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमोसोम है, हम क्रोमोसोम पर भी बात करेंगे। यानी न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है, वो सब बातें हम वहां करेंगे। पहले हम एनवेलप करेंगे, फिर सेल एंड ऑर्गेनेल करेंगे और फिर न्यूक्लियस पर डिस्क्रिप्शन अपना आगे बढ़ाएंगे। तो हम वन बाय वन शुरू करते हैं, चीजों को पहले समझना। द फोरमोस्ट विल बी कवरिंग और envelope part. Okay, so let's discuss with envelope part. जब आप envelope में हैं तो मैंने कहा कि सबसे पहले हमारा डिस्क्रिप्शन आगे बढ़ेगा और हमारा पहला ऑर्गेनेल आएगा, that will be cell membrane. सेल मेम्ब्रेन आएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके साथ ही आप इसे बायो मेम्ब्रेन कह लें, प्लाज्मा लेमा कह लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसके साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी जरूर याद रहे। आप इन चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक चीज इसमें ध्यान रखें, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा ये सब सिमिलर टर्म है। बायो मेम्ब्रेन इज मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उन्हें बायो मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो बाकी सेल की मेम्ब्रेन या सेल आउटर मेम्ब्रेन, तो उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरीके से ये डिस्क्रिप्शन हम वन बाय वन आगे बढ़ाएंगे। बेटा ध्यान देने वाली बात ये भी है, बेटा ध्यान देने वाली बात यहाँ ये भी है कि ये जो भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इन सब चीजों पर है, इनके मेन कंपोजिशन क्या है, किस तरीके की चीजें हैं, हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान देने वाली चीज कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली के साथ साथ और भी एक नाम दिया जाता है डिफरेंशियली परमिएबल। अगर आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का हमारा सेक्शन देखेंगे तो वहां पर हमने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि सिलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं जो मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को, अगर सॉल्वेंट हो तो उसे पार होने दे और सॉल्यूट को कुछ को पार होने दे, कुछ को नहीं। जैसे ये सॉल्यूट है तो ये कुछ को पार होने देगा और कुछ को यही रास्ते में ही रोक लेगा, यानी सॉल्यूट को सेलेक्ट करने की पावर रखे और सॉल्वेंट तो उसके साथ बाकायदा ट्रैवर्स हो जाए, ऐसी मेम्ब्रेन को ही हम सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। फर्स्ट स्टडीड बाय गोर्टर एंड ग्रेंडल। गोर्टर एंड ग्रेंडल, एक बार इन लोगों का नाम जरूर आप याद रखिएगा। गोर्टर एंड ग्रेंडल ने पहली बार इसे स्टडी किया इन आरबीसी ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो आरबीसी पाई जाती हैं उनके अंदर पहली बार इनकी स्टडी की गई। अगर आप आरबीसी के पॉइंट वाइज बात करें और इस तरीके से चीजों को समझें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो आरबीसी हैं ये कैसे काम करती हैं, क्या चीजें हैं वो जिससे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझ सकते हैं। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं बेटा, इफ आई से कंपोजिशन, तो मैं कहूंगा कि तीन चीजें हैं मेनली। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा लिपिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज अबाउट 5 है, प्रोटीन का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, ये लगभग 52% है, और लिपिड का परसेंट थोड़ा कम है, 40% है। ये इनके तीन रोल हैं और इस पहले इनके तीन कॉम्पोजिटरी मटेरियल हैं जिनसे ये बना है। ध्यान रहे कि लिपिड में सबसे मेजर लिपिड कोलेस्ट्रॉल है जो अकेले ही लगभग 7% होता है।
लिपिड के अंदर परमेबिलिटी को कंट्रोल करता है। कंपोजिशन वाइज इस तरीके से बात करेंगे। अगर आप प्रोटीन की बात करें तो बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कि कितनी फोर्स देने पर ये बाहर निकल रहे हैं, अगर आप ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर देखें तो प्रोटीन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक, ठीक है बेटा, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक जिन्हें पेरिफेरल भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक जिन्हें इंटेग्रल भी कहा जाता है। इंट्रिंसिक या इंटेग्रल, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल, ये दो तरह के प्रोटीन यहां पर सामने आते हैं। जो एक्सट्रिंसिक होते हैं वो इजी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, सरफेस के आसपास ही रहते हैं या एक मेम्ब्रेन में रहते हैं। इंट्रिंसिक वाले प्रोटीन जो होते हैं वो थोड़ा अंदर तक होते हैं, उन्हें निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम इन प्रोटीनों का और इन बाकी चीजों का आपको बाकी का एक्सप्लेनेशन दें तो तीन चीजें हम समझा सकते हैं। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अगर मैंने हेडिंग मार्क करी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मैं आपके सामने एकदम सिंप्लीफाइड कंटेंट रखूंगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप पढ़ लीजिए। कौन सा मॉडल पढ़ लेंगे आप? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ सकते हैं आप। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकलसन, सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एंड निकलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पहली बार प्रपोज किए हैं। ये मॉडल सिंगर एंड निकलसन का 1972 में प्रपोज किया गया। हैव अ लुक ऑन दिस। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सिंगर एंड निकलसन का, उसकी खास बात यह है, अगर उस मॉडल को आप देखें तो उसकी खास बात यह है कि ये पूरा मॉडल फंक्शनली और स्ट्रक्चरली समझाता है। फंक्शनली एंड structurally, functionally and structurally representing plasma membrane। मॉडल है क्या, जरा देख लीजिए। बेसिक आइडिया ये है बेटा समझने में कि जैसे यहां पर एक प्रोटीन मैंने बना दिया, यहां पर एक प्रोटीन क्रॉस करते हुए बना दिया, यहां पर एक प्रोटीन बना दिया, ऐसे करके भी एक प्रोटीन बना दिया। फिर फॉस्फोलिपिड रखने शुरू किए जिनमें ये प्रोटीन तैरता रहता है। एज यू नो कि सिंगर एंड निकलसन ने कहा था कि प्लाज्मो जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अगर ध्यान से आप देखें तो इसमें हम कहते हैं, इसमें हम कहते हैं कि किस तरीके से चीजें, फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड के अंदर आपने देखा कि प्रोटीन फ्लोट कर रहे हैं। उन्होंने एक एनालॉजी के थ्रू ये बात एक्सप्लेन करी है कि फॉस्फोलिपिड जैसे ओशन एंड प्रोटीन जैसे आइसबर्ग, फॉस्फोलिपिड जैसे ओशन एंड प्रोटीन जैसे आइसबर्ग। तो आप जरा इनका स्ट्रक्चर मॉडल देखिए क्या है। ये चीज जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हेड है, ये टेल है, और ये हेड टेल दोनों मिलाकर अगर आप देखें तो हम इसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। दीज आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। जो इस तरीके के प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन में है उन्हें हम इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं। मैंने जैसा कभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, इंटेग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन, लेकिन कुछ प्रोटीन सरफेस पर भी बेटा होते हैं इस तरीके से, इन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, जिन्हें आप चाहे तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये डिस्क्रिप्शन आगे यहां पर आपके सामने दिया जा रहा है।
ये जो प्रोटीन इस तरीके से कॉम्बिनेशन देते हैं, क्या होता है कि इनके सरफेस पर, जैसे मान लीजिए अगर ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है, हम एक सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो इन प्रोटीनों के सरफेस पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। ओके, these receptors are to bind specific signal or impulse or molecules। ये receptors हैं, ये receptors हैं। as I have quoted you earlier that 5% carbohydrates are present in plasma membrane। तो ये जो receptor हैं ये carbohydrate हैं, कार्बोहाइड्रेट ये रहे, प्रोटीन आपको दिख ही रहा है, और फॉस्फोलिपिड यानी लिपिड आपको 40% यहां अवेलेबल है। इन्हीं कॉम्बिनेशन को, इन्हीं चीजों को पहली बार उन्होंने समझाया सिंगर एंड निकलसन ने, और उन्होंने ये कहा कि जो ये फॉस्फोलिपिड है इसके दो पार्ट हैं बड़े बेसिक से। इसके दो पार्ट हैं, मैं यहां समझा दे रहा हूं। जैसे आपने कहा कि एक हेड है एक टेल है, एक हेड है और एक टेल है। जो हेड पार्ट है, जो उसका हेड पार्ट है, दैट इज हाइड्रोफिलिक, हेड पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, और जो टेल पार्ट है दैट इज हाइड्रोफोबिक। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। और जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक को, तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ये दोनों ही तरह की मॉइटीज प्रेजेंट हो, हम उसे एम्फीपैथिक कहा करते हैं। हम कहते हैं कि एम्फीपैथिक इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट है, और ये आपके सामने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट एक्सेप्टेड सिंगर एंड निकलसन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसे कहते हैं, वो प्रेजेंट है। फ्लूइड इज लिपिड, मोज़ेक इज प्रोटीन। फ्लूइड इज लिपिड, मोज़ेक इज प्रोटीन। इसको बार बार समझिए, फ्लूइड जो है वो लिपिड है और मोज़ेक जो है वो प्रोटीन है जो उसके अंदर तैरता रहता है। अगर आप फंक्शंस देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फंक्शंस तो बड़े सारे फंक्शंस हैं। फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे बढ़िया क्या है? सेल डिवीजन करना, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होना, सेल ग्रोथ एक्सटेंशन में इन्वॉल्व होना, इसके अलावा बल्क फ्लो। अगर सब्सटेंसेस के बल्क फ्लो को आप समझते हैं, ढेर सारा सब्सटेंस एक साथ फ्लो करे, तो बल्क फ्लो में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। बल्क फ्लो दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोसाइटोसिस और दूसरा होता है एंडोसाइटोसिस। जो एक्सोसाइटोसिस होता है वो, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मैं ऐसे डिवाइड नहीं करके डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूं कि एक्सोसाइटोसिस का मतलब है ट्रांसफर फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, सेल से बाहर की ओर जाना सब्सटेंस का एक्सोसाइटोसिस है। सिंपल टर्मिनोलॉजी में सेल वॉमिटिंग कहा जाता है। एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर सब्सटेंस का आना, ये दो तरह का होता है। एक होता है पेनोसाइटोसिस और दूसरा होता है फैगोसाइटोसिस। एक होता है पेनोसाइटोसिस और दूसरा होता है बेटा फैगोसाइटोसिस। सॉलिड, यहां पर जैसे हमने पेनो की बात करी तो हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड इंगल्फ, और यहां हम कहते हैं कि सॉलिड इंगल्फ, सॉलिड इंगल्फ, लिक्विड इंगल्फ और सॉलिड इंगल्फ की बात है। यही वजह है कि पेनोसाइटोसिस को सेलुलर ड्रिंकिंग और फैगोसाइटोसिस को सेलुलर ईटिंग कहा जाता है। एक में सेल ने खाना खा लिया, और दूसरे में सेल ने कोई लिक्विड मटेरियल ले लिया। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिन्हें आप जरूर याद रखेंगे। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको होपफुली क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल वॉल की। जो एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर है
कुछ एक ऑर्गेनेल में सभी के अंदर नहीं पाई जाती, तो आप जरा उस पर बात करें। हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। ये जो सेल वॉल है बेटा, ये सबसे पहली बात डेड है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखें कि सिक्रेटेड बाय सेल, ये खुद ही सेल के थ्रू सिक्रेट की गई है, सिक्रेटेड बाय सेल। जो सेल वॉल होती है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव टू प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट्स। कुछ प्रोटिस्ट इसे जरूर हम कह सकते हैं कि कुछ प्रोटिस्ट में भी पाई जाती है, बाकी प्लांट में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, इन सब जगहों पर यह सेल वॉल प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव है, मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूं। आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव है, एज एक्सोस्केलेटन काम करती है। आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव है और एक्सोस्केलेटन की तरह ही वर्क किया करती है। ये भी इसकी खास बात है। इसी के साथ अगर मैं कहूं कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन की तरह काम कर रही है, एज एक्सोस्केलेटन आई हैव रिटन, तो आप ध्यान रखें कि इनके कंपोजिशन अलग अलग हो सकते हैं। कंपोजिशन क्या क्या है पहले समझ लीजिए। कंपोजिशन, अगर आप प्लांट में सेल वॉल की बात करें, इन प्लांट, तो आप कहेंगे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, कहीं कहीं हेमी सेल्यूलोज मिलेगा, ठीक है। ये दोनों आपको पॉइंट्स यहां पर जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा एल्गी में स्पेसिफिक होंगे, यू विल गेट ग्लूकेंस, गैलेक्टेंस, ये एडिशनल मटेरियल हैं, लेकिन सेलुलोज और पेक्टिन यहां पर जरूर मिलेगा। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, when you talk about fungi, you will get cell wall is made up of chitin. Cell wall is made up of chitin. अगर आप प्रोटिस्ट की बात करें, पहले बैक्टीरिया पर आ जाते हैं, फिर प्रोटिस्ट पर कर लेंगे। अगर आप बैक्टीरिया की बात करें, तो यहां पर एक यूनिक मटेरियल है, हमने डिस्कस किया था, नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, जिसे आप म्यूरिन भी कहा करते हैं, वो भी आ जाएगा। और सबसे एंड में, जैसा कि मैंने कहा था, प्रोटिस्ट में अगर है तो वहां पर भी ये सेलुलोजिक ही होगी। The cell wall is made up of cellulose here as well. So these are 5 groups in which cell wall consisting of different materials, और हमें इनका बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो जानी चाहिए। सेल वॉल के कंपोजिशन की बात जब हम चलेंगे आगे बेटा, तो हम क्या करेंगे कि सेल वॉल क्या है एग्जैक्टली, इस बात का आइडिया लीजिए जरूर आप। हम ये कहते हैं कि सेल वॉल हैव 4 कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट है सेल वॉल के। पहला कंपोनेंट जो सेल वॉल का है, अगर हम वन बाय वन लिस्ट करें, तो सबसे पहले आपके सामने मैं रखूंगा मिडिल लैमेला। ध्यान दीजिए, मिडिल लैमेला सबसे पहले, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और चौथे नंबर पे सबसे लास्ट में हम बात करेंगे तो हमारे सामने लाई जाएगी टर्सरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, primary cell wall, secondary cell wall and tertiary cell wall. There are 4 components of cell wall in any typical organism. So if you see this as a cell and it is another cell in front of you, there are 2 cells, so you can understand it clearly.
अगर मैं इनके ऊपर एक और लेयर बना दूं, यहां ऐसे ही इधर से भी एक और लेयर बना दूं बेटा यहां, फिर थोड़ा सा अंदर एक लेयर और बना दूं इधर, आप समझते जाएं वन बाय वन बातें मैं क्या कह रहा हूं। जो सबसे बाहर लेयर है, दिस इज द लेयर इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल। उसके अंदर जो लेयर है ये वाली, दिस कैन बी कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल इज वेरी रेयर and present in tracheids part of some gymnosperms and certain angiosperms only. So tertiary cell wall ये सबसे अंदर बनी है, सिमिलरली उस तरफ भी, लेकिन इन दोनों के बीच में जो सीमेंट लाइक मटेरियल है जो इन लोगों को जोड़ता है, दिस आई एम टॉकिंग इज, दिस इज नोन एज मिडिल लैमेला। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला उन दोनों को सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है। इन सभी सेल वॉल के, जैसे आपने मिडिल लैमेला देखा, चारों कंपोनेंट दिख रहे हैं, उसके बाद जैसे थोड़ा सा अंदर चलेंगे तो आप कहेंगे कि ये तीन हैं, प्राइमरी सबसे बाहर, सेकेंडरी उसके अंदर, टर्सरी सबसे अंदर, और ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज सेल 1 एंड दिस इज सेल 2। दिस पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So the diagram is to make you more clear about arrangement of cell walls in any particular cell. अगर आप मिडिल लैमेला की बात करें तो कंपोजिशन है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि ये सीमेंटिंग मटेरियल है, सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू सेल्स। जो दो पास पास की सेल्स हैं उनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ, नाम है मिडिल लैमेला। फ्रूट राइपनिंग के टाइम पर यही मिडिल लैमेला स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो भी होते हैं उनके थ्रू डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेड ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। आपको ये केस स्टडी एक बार मैं बता दे रहा हूं कि फ्रूट राइपनिंग के दौरान ये डिग्रेड होकर के और इस तरीके से सिस्टम क्रिएट करता है। ग्लू लाइक नेचर है, दो सेल्स को चिपकाने के लिए जरूरी है, तो एक ग्लूई सब्सटेंस है, इस बात का भी जरूर आप यहां पर ध्यान रखेंगे। प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, इधर जरा देख लीजिए, आगे की चीजें आप इस तरफ भी देख सकते हैं। जो प्राइमरी सेल वॉल है उसका कंपोजिशन है, अगर देखें तो प्राइमरी सेल वॉल का कंपोजिशन है सेलुलोज, मेनली सेलुलोज, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में अगर आप देखेंगे तो हेमी सेलुलोज, सुबेरिन, क्यूटिन, लिग्निन, ये सब सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। टर्सरी सेल वॉल जो है वो जाइलेंस से मिलकर बनी है। ये कुछ बेसिक कंपोजिटरी मटेरियल हैं जो आपको सेल वॉल में जरूर याद रहने चाहिए। इन्वॉल्व यहीं पर हम खत्म कर सकते हैं। सेल वॉल का कंपोजिशन भी आपके सामने मैं रख देता हूं, छोटा सा आइडिया आपको जरूर रहेगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप फंक्शन की बात करें कि सेल वॉल करता क्या है, तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रोटेक्शन मेन रोल है, ये मेन काम करता है प्रोटेक्शन का। उसके बाद मैंने कहा प्रिवेंट सेलुलर बर्स्टिंग, सेलुलर बर्स्टिंग, सेल के बर्स्ट होने से बचाता है। थोड़ा और आगे बढ़े तो प्रोटेक्शन और सेलुलर बर्स्टिंग के बाद मैंने यहां जरूर लिख दिया है आपके लिए कि अवॉइड इन्फेक्शन। ये क्या करता है? इन्फेक्शन अवॉइड करता है, किसी भी पैथोजन को सेल के अंदर एंटर करने से रोकता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ लोग सेलुलर शेपिंग का भी रोल बताते हैं कि ये भी सेल वॉल के थ्रू प्ले किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। एनवेलप सिस्टम के बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम सेल ऑर्गेनेल्स पर बात करेंगे,
लेकिन हमारा जो पहला हेड रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। पहले आप यहां पहुंचिए बेटा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ये क्या होता है। अगर आप एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को ध्यान से देखें तो आप कहेंगे कि सिस्टम एक सिस्टम है मेड अप ऑफ membranous organelle। membranous organelle से बना हुआ एक सिस्टम है। सिस्टम मेड अप ऑफ membranous organelle वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है टू परफॉर्म ग्रुप ऑफ फंक्शंस और ढेर सारे फंक्शंस एक साथ परफॉर्म करता है। जो कंपोनेंट इसके अंदर आते हैं वो कौन लोग हैं? सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द फोरमोस्ट विल बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा सेल ऑर्गेनेल इज गोल्जी बॉडी। थर्ड इज lysosome. The fourth one is vacuole. These all four cell organelles present in endomembrane system. हम इन्हीं को वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे बेटा, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसी को कहते हैं और यहीं से हमारी चीजें को आगे हम बढ़ाने चल रहे हैं। अगर आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पहले कंपोनेंट की तरफ बढ़े तो नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर शॉर्ट में कहते हैं। आप समझ लीजिए ईआर की डिस्कवरी पोर्टर ने की है। पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इनको डिस्कवर किया, ठीक है। हम ये कहते हैं लार्ज सेल ऑर्गेनेल, लार्ज सेल ऑर्गेनेल हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। अगर देखें आप, जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको समझाऊं तो जरूर आसानी से आप समझ पाएंगे। सी, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर पोर। फिर न्यूक्लियस के पास बाहर से मैंने स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करना शुरू किया। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर साइड, और वहां से आगे की तरफ चलता है। दिस इज ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि इसके 2 पार्ट कर देता है, कंपार्टमेंट्स कर देता है। जो इसके अंदर का पार्ट है उसको ये बोलते हैं ल्यूमिनल फेस या ल्यूमिनल साइड, क्लियर। और जो बाहर का पार्ट है, दिस इज यहां का पार्ट, दैट इज साइटोसोलिक फेस या साइटोसोलिक पार्ट। 2 तरह के पार्ट हो गए। जो ल्यूमेन के अंदर चला गया वो पूरा घेर लिया, वो अलग पार्ट कहलाया, और जो बाहर है वो अलग पार्ट कहलाया। इन दोनों पार्ट से मिलकर के बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉइंट वाइज क्या बात कही जाती है वो उस पर जरा ध्यान दे दें आप एक बार। हम ये कहते हैं कि ईआर कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स, 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। सबसे पहले नंबर पे आती है सिस्टर्नी। दूसरे नंबर पे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वेसिकल आता है, और तीसरे नंबर पे आता है ट्यूब्यूल। जो सिस्टर्नी है वो आप अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, सिस्टर्नी कहलाता है, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। वेसिकल्स, these are rounded structures present near to cisternae in any typical ER. Tubules, these are branched or unbranched structure. They may have branching, they may not have branching. That is why
this thing can be arranged in a way that they together arranged tubule, vesicle and cisternae together can form a typical endoplasmic reticulum in a eukaryotic cell. Okay. Thank you. जैसा कि हम डिस्क्रिप्शन में आगे कर रहे थे बेटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 कंपार्टमेंट्स, हमने 3 पार्ट समझे थे, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल हमने डिस्कस कर लिए थे। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि सिस्टर्नी के साथ जब हम नेक्स्ट चीज करेंगे तो कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप आरईआर को ध्यान से देखें तो आप ये कहेंगे कि जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लीजिए कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके सरफेस पर थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं, यहां बनाते हैं, फिर कहते हैं कि इसके सरफेस पर 2 स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें राइबोफोरिन्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम एज राइबोफोरिन्स। इन राइबोफोरिन्स के ऊपर लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की जुड़ी रहती है। दिस इज स्मॉल सब यूनिट, दिस इज लार्ज सब यूनिट, ये दोनों राइबोसोम की सब यूनिट हैं। और आपको मैं ये बता चुका हूं इस प्रोटीन का नाम राइबोफोरिन है। ऐसा इसलिए होता है ताकि नए बनने वाले पेप्टाइड हमेशा ईआर के ल्यूमेन में ही आए। ये न्यू प्रोटीन है तो ये स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्टली याद रहेगी कि किस तरीके से नए बनने वाले राइबोसोम के जो प्रोटीन है वो ईआर के ल्यूमेन में आते हैं। जहां ऐसी प्रोसेस हो वहां आप आरईआर कहेंगे। एसईआर के सिस्टर्नी पर कोई भी राइबोफोरिन नहीं होता और इसके ऊपर कोई राइबोसोम भी अटैच नहीं होता। ये एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, ये उसके साथ कंटिन्यूएशन में बनी रहती है। बेसिक आइडिया ऐसा मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शंस दे सकूं, स्ट्रक्चर दे सकूं। एसईआर में मैंने यहां पर लिख दिया है कि नो राइबोसोम ऑन ईआर, राइबोसोम ईआर पर नहीं लगे होंगे तो स्मूथ ईआर कहलाएंगे, लगे होंगे तो रफ ईआर कहलाएंगे। ये जो आरईआर है जिस पर आपने कहा कि राइबोसोम लगे हुए, इनका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसी के साथ साथ अगर और देखेंगे तो ये साइटोस्केलेटन की तरह भी काम कर रहे हैं। थोड़ा और देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि synthesis of several हार्मोन, कई सारे हार्मोन, एंजाइम्स, ये सब हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन, सेल के अंदर अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस बन जाए तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी आरईआर करते हैं। लेकिन अगर आप एसईआर की बात करें तो इनका जो मेन रोल है वो है सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म, दोनों काम, सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, फैटी सब्सटेंस का, स्टेरॉइड हार्मोन का और विटामिन डी का, ये सब काम आपको ये एसईआर के थ्रू मिलेगा। स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस, विटामिन डी की सिंथेसिस और लिपिड की मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस, ये सब काम इन्होंने किया है। आरईआर एसईआर के फंक्शंस और उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें इस तरीके से जानी जा सकती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर चलूं तो मैंने ऐसे करके पढ़ा है और आपको चाहता हूं कि आपको बता दूं कि ER कैन मॉडिफाइड इनटू 4 different structures. ER can modified into 4 different structures. पहली चीज जो ER के मॉडिफिकेशंस हैं 4, वो क्या क्या हैं जरा एक बार आप उनको देख लीजिए। ER के जो भी मॉडिफिकेशंस हैं बेटा उनमें बेसिक आइडिया इनका है कि सबसे पहले ER में आपको दिखेगा, अगर देखेंगे आप तो
सबसे पहले ग्लाइकोसोम है जो लिपिड में पाए जाते हैं। इसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ेगा ग्लाइकोसोम के बियॉन्ड, तो आपने निसल ग्रेन्यूल पढ़ा हुआ है, वो आपको ध्यान में आ जाएगा। निसल ग्रेन्यूल न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, ग्लाइकोसोम लिपिड में पाए जाते हैं, लिवर में पाए जाते हैं। ये यहां लिवर में, ये न्यूरॉन्स में। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप देखें तो अगर आप देखें, आपको याद होगा तो माइकॉइड बॉडी होती हैं, ये पाई जाती हैं रेटिना में, रेटिना ऑफ आई। और सबसे लास्ट में अगर आप देखें तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये आपको मिलेगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर आप बात करें तो ये आपको मिलेगा मसल्स में। इनके बेसिक रोल्स क्या क्या हैं, जरा इस बात को भी ध्यान से देखिएगा। अगर इनके बेसिक रोल्स की बात करें हम, तो आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं दैट ग्लाइकोसोम्स जो हैं इन्वॉल्व इन, इनकी जो मेन इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजेनेसिस या इसका ब्रेकडाउन, या ग्लाइकोजेनेसिस है या ग्लूकोजेनेसिस है, इस तरीके से ये इन्वॉल्व होते हैं। निसल ग्रेन्यूल नर्व इंपल्स ट्रांसडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, नर्व इंपल्स ट्रांसडक्शन। और ये जो माइलॉइड बॉडी, माइकॉइड बॉडी, अगर आप इनकी बात करें रेटिना में तो पिगमेंट सिंथेसिस, पिगमेंट सिंथेसिस। और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप कहते हैं कि कैल्शियम 2+ सप्लाई फॉर मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए Ca2+ की सप्लाई मेंटेन करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये चार आपको ER के मॉडिफिकेशंस अगर याद रहेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा। ER के बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे और डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने अगला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ऑर्गेनेल, एंड दैट विल बी गोल्जी बॉडी, दैट विल बी गोल्जी बॉडी। आइए मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। गोल्जी बॉडी से मेरा कहने का मतलब है दैट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। हमने समझा था कि कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार इन ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरी की है। ये जो कैमिलो गोल्जी हैं, इन्होंने पहली बार हमें समझाया कि क्या होता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी के अकॉर्डिंग गोल्जी बॉडी हम समझ रहे हैं। हमने कहा इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी। 3 ही कंपोनेंट हैं, देखिए जरा ध्यान से। सिस्टर्नी इसमें भी है, वेसिकल्स इसमें भी हैं, और ट्यूब्यूल्स इसमें भी है। सिमिलरली अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर्स आपने देखी हो ऐसे न्यूक्लियस के आसपास, तो ये सिस्टर्नी है, इनके भी वेसिकल्स इस तरीके से हैं। वेसिकल्स मेनली 2 तरह के पाए जाते हैं गोल्जी में, एक स्मूथ वॉल्ड और दूसरा रफ वॉल्ड। जो स्मूथ वॉल्ड हैं वो फॉर आउटसाइड सेल हैं, फॉर आउटसाइड सेल हैं, बाहर जाने के लिए हैं। और जो रफ वॉल्ड हैं फॉर विद इन सेल हैं। आपने एक टर्म सुना होगा बेटा, बहुत अच्छा सा टर्म है कि गोल्जी बॉडी जो है वो पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल है। क्या है? पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल, यानी यहां पर सारी पैकिंग होती है और यहां से मटेरियल आगे से आगे की तरफ चलते हैं। सिस्टर्नी का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 0.5 से लेकर के 1.0 माइक्रोमीटर तक है। इनका नंबर 3 to लेकर 20 तक हो सकता है, 3 to 20 नंबर। फंजाई में अगर आप ग्रुप फंजाई की बात करें
तो सिंगल सिस्टर्नी, वन सिस्टर्नी प्रेजेंट, यूनिसिस्टर्नल टर्म आपने फंजाई में जरूर सुना होगा। उसका मतलब है कि इतने सारे सिस्टर्नी नहीं, एक ही सिस्टर्नी होगा उनके पास। ट्यूब्यूल इनके भी होते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। कुछ गोल्जियन वक्यूल भी पाए जाते हैं जिन्हें आप वेसिकल की तरह ही सोच सकते हैं। गोल्जी बॉडी की ये खास बात है बेटा कि ये, इनका नाम गोल्जी बॉडी एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में इन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। इन्हीं का नाम अगर आप प्लांट सेल में देखेंगे तो दे विल बी कॉल्ड एज डिक्टियोसोम या लाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। दे विल बी कॉल्ड एज डिक्टियोसोम और लाइपोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल में। जबकि गोल्जी बॉडी टर्म अगर देखेंगे आप तो उसके लिए है, गोल्जी बॉडी की यूनिकनेस ये है कि इस तरीके से सिस्टर्नी अरेंज है, तो जो फेस इसका ऊपर की तरफ है उसको हम सिस या फॉर्मिंग सिस फेस कहें चाहे फॉर्मिंग फेस कहें, ये कॉन्वेक्स होता है। जबकि दूसरी तरफ फेस है ट्रांस मैच्योरिंग कहें इसे, या कॉनकेव कहें कि ये कॉनकेव होता है। सिस फेस से वेसिकल्स आते रहते हैं, रिसीव होते हैं, ये वेसिकल आ रहे हैं, और ट्रांस फेस से ये वेसिकल पैक हो करके जाते रहते हैं। तो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग सिस्टम होती है। ध्यान रहे कि एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गोल्जी बॉडी जहां भी होती हैं वहां पर एक सर्टेन एरिया, एक थोड़ा सा एरिया ऐसा होता है जिसमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। एन एरिया where no cell organelle present, जहां पर कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता। अगर होगा तो गोल्जी उसे भी पैक करके भेज देगा। इस एरिया को हम जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि गोल्जी बॉडी वहां पर नहीं प्रेजेंट होंगी। अगर आप गोल्जी बॉडी को फंक्शंस की बात करें, जो थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया जाए तो बहुत जरूरी है। गोल्जी बॉडी के अगर फंक्शंस की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोल्जी का जो फंक्शन है बेटा वो बेसिक फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस, दूसरी तरफ मैंने कहा इंटर या इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, इंटर या इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इससे होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट के बाद तो आप कहेंगे कि सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। लेट मी टेल यू, लिपिड में भी शुगर जोड़ना और प्रोटीन में भी शुगर जोड़ना। ग्लाइकोलिपिड के बनने को ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन के बनने को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। इसको ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, इसको ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। लिपिडोसाइडेशन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोसाइलेशन। ध्यान रहे आपको ये बात कि ये दोनों चीजें भी यहां पर होती रहती हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि सिंथेसिस ऑफ एक्रोसोम, स्पर्म के एक्रोसोम का फॉर्मेशन करना यहीं से है पॉसिबल। ये इसके साथ लाइसोसोम मिल करके एक्रोसोम को बनाता है इन स्पर्म। क्लियर है बात? तो ये कुछ एक फंक्शन आप जरूर याद रखेंगे। पैकेजिंग है ही, आपका काम इसमें आसानी से हो जाएगा। जब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर आती है जो हमको क्लियर करनी है, एंड दैट स्ट्रक्चर विल बी lysosome. Let me tell you very important one thing beta, that lysosome was discovered by Christian D. Dove, जो बात आप जानते हैं।
एक कॉमन टर्म है जो सब लोग लाइसोसोम के साथ यूज करते हैं, और वो ये है कि ये सुसाइडल बैग होते हैं। इनिशियली ये बात सही भी थी, लेकिन बाद में सीडी डवे ने खुद ही कहा कि नहीं, सुसाइडल बैग एग्जैक्टली इन्हें नहीं कहा जा सकता, बिकॉज ये बर्स्ट होने पर सेल को डिग्रेड नहीं कर सकते, ये अपने पीएच पर ही वर्क करते हैं, एक सर्टेन पीएच पर ही। ठीक है, मैंने कहा यूनिमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैव हाइड्रोलिटिक, इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स which occurs which functions at acidic pH, जो कि एसिडिक पीएच पर फंक्शन किया करेंगे। यूनिमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रखते हैं जो कि एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं। अगर आप देखेंगे लाइसोसोम की स्ट्रक्चर तो आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे चीजों को, कि जैसे इस तरीके से लाइसोसोम का एक मेम्ब्रेन मैंने आपके सामने रख दिया। इसमें मैंने कहा कि सरफेस पर स्पेशल प्रोटॉन कैरियर्स होते हैं बेटा, दीज आर प्रोटॉन कैरियर्स। इनका काम है कि बाहर से प्रोटॉन उठाकर अंदर पंप करना। चूंकि बाहर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम है और अंदर ज्यादा है, तो ये ट्रांसपोर्ट एक तरीके से अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, और इस प्रोसेस में एटीपी कंज्यूम होती रहती है, एडीपी प्लस पीआई। ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाई हैं, दीज आर नथिंग बट प्रोटॉन पंप्स। जब अंदर ढेर सारा प्रोटॉन कलेक्ट होने लगता है तो पीएच घट जाता है अंदर का, और ये पीएच अबाउट 4.2 पहुंच जाता है। जबकि उसी समय अगर आप बाहर का पीएच देखें तो 7.1 या कई बार 7.2 तक भी होता है। तो ये पीएच का डिफरेंस, अंदर ढेर सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं, वो एंजाइम उसी एसिडिक पीएच पर ही काम कर सकते हैं। अगर हम एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम्स की, तो फॉस्फेटेज कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम है, मार्कर एंजाइम कहते हैं। न्यूक्लियेज, प्रोटीएज, सेल्यूलेज, कैथेप्सिन्स, ये सब भी इनके अंदर पाए जाते हैं। जो एक बेसिक आइडिया है वो ये है बेटा कि जब इनके एंजाइम्स सभी को डिग्रेड कर देते हैं, तो इनकी मेम्ब्रेन को क्यों नहीं डिग्रेड कर दे रहे हैं और बाहर क्यों नहीं आ जा रहे। एक सवाल है जो लोग जनरली पूछते हैं कि व्हाई द लाइसोसोमल एंजाइम नेवर डिग्रेड इट्स ओन मेम्ब्रेन। जब इतने सारे हैं तो अपनी खुद की मेम्ब्रेन को क्यों नहीं डिग्रेड करके बाहर आ जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज नोन एज लेटेंसी ऑफ एंजाइम्स। ये एक प्रोसेस है जिसको हम लेटेंसी ऑफ एंजाइम बोलते हैं। अगर ये मेम्ब्रेन है मान लीजिए, तो यहां पर एक एंजाइम फ्री फ्लोटिंग नहीं होते, यहां पर एक स्टॉक है और उसके थ्रू एंजाइम यहां लगा हुआ है। दिस इज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए ये उसका एक्टिव साइट है, मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया है। सपोज करिए कि एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट सामने से हर सब्सटेंस को तो कट कर सकता है, बट मेम्ब्रेन को खुद एक्सेस नहीं कर सकता। इसी को लेटेंसी कहते हैं, छुपा हुआ होना कहते हैं। मतलब मैंने कहा एंजाइम नेवर एक्सेस इट्स ओन मेम्ब्रेन, इट्स ओन, या एंजाइम नेवर एक्सेस लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, लिखना ज्यादा ठीक रहेगा। thus cannot degrade it। यही वजह है कि वो उसको डिग्रेड नहीं कर सकते। मैंने आपको लाइसोसोम के फंक्शंस बताए, बड़े सारे फंक्शन हैं। लाइसोसोम मेनली आइडिया ये लेना था आपको कि लाइसोसोम में क्या खास चीजें हैं। जैसा कि मैंने बोला कि लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक होते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं? पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक से मेरा मतलब है मोर देन वन फॉर्म्स होती हैं लाइसोसोम्स। तो पॉलीमॉर्फिक से ये क्लियर आइडिया होना चाहिए बेटा आपको कि लाइसोसोम के 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। पहला लाइसोसोम जो होता है इस
सीरीज में जो पहला लाइसोसोम है उसका नाम होता है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम वर्जिन लाइसोसोम कहते हैं, जो अभी किसी भी मटेरियल को डिग्रेड नहीं करे हैं, वर्जिन लाइसोसोम कहलाते हैं। जो यहां पर है वो सेकेंडरी लाइसोसोम है। सेकेंडरी लाइसोसोम जो तीसरे होते हैं उन्हें रेसिडुअल बॉडीज कहते हैं, और जो चौथे नंबर पे होते हैं उन्हें आप साइटोलाइसोसोम कहा करते हैं। जो प्राइमरी लाइसोसोम या वर्जिन लाइसोसोम है उनकी खास बात यह है कि न्यूली फॉर्म्ड, एकदम एग्जैक्टली अभी अभी बन के ही आ रहे हैं, न्यूली फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से अभी अभी बने हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम, अगर आप प्राइमरी लाइसोसोम को, ध्यान दीजिए, अगर आप प्राइमरी लाइसोसोम को किसी फूड या वेस्ट वेसिकल से जोड़ दें, फूड या वेस्ट वेसिकल से जोड़ दें, तो जो बनता है वो कहलाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। ये इसको डिग्रेड करना शुरू करेगा। डिग्रेड करते समय सारा डिग्रेडेशन नहीं हो पाता, कुछ पार्ट बचा रह जाता है। जो पार्ट बचा रह जाता है अगर लाइसोसोम उसको देखें तो उसको कहते हैं रेसिडुअल बॉडीज। मैंने लिख दिया लाइसोसोम विद नॉन डिग्रेडेड, लाइसोसोम विद नॉन डिग्रेडेड फूड और वेस्ट। ऐसा लाइसोसोम जिसके अंदर फूड या वेस्ट जो है वो डिग्रेड नहीं हुआ है, थोड़ा बच गया है, उसे हम रेसिडुअल बॉडीज कहते हैं। साइटोलाइसोसोम, इन्हें आप जरूर सुसाइडल बैग कह सकते हैं। सुसाइडल बैग्स आप इन्हें जरूर कह सकते हैं। ये डिग्रेड सेल ऑर्गेनेल, डिग्रेड सेल ऑर्गेनेल at the time of starvation। अगर कभी सेल को फूड ना मिला बेटा तो ये सेल ऑर्गेनेल को डिग्रेड करके एनर्जी जनरेट करते हैं, सो दैट सेल कैन सर्वाइव फॉर सम मोर टाइम। तो साइटोलाइसोसोम टेलोलाइसोसोम कहलाते हैं। ये चौथे तरह का लाइसोसोम आपके सामने होना चाहिए। अगर आप लाइसोसोम के फंक्शंस पर भी छोटी सी बात कर लें तो और क्लेरिफाई हो जाए ये मामला आपका। हम कहते हैं कि लाइसोसोम के फंक्शंस जो हैं ये थोड़े यूनिक हैं। पहला वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल आप जानते हैं। दूसरा ऑर्गेनोजेनेसिस, ध्यान दीजिए, हम ये कहते हैं कि हमारी फिंगर्स के बीच का ये टिश्यू डिग्रेड करके इन्हें अलग अलग फिंगर्स के फॉर्म में करना लाइसोसोम का काम है, यानी फिंगर फॉर्मेशन मैंने यहां मेंशन कर दिया है। तीसरा, टैडपोल की जो टेल होती है उसको डिसअपियर कराने का काम लाइसोसोम कर रहा है, ठीक है। डिसअपियरेंस ऑफ टैडपोल टेल, ये भी एक यूनिक बात है। मैंने आपको बताया था कि एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, लाइसोसोम ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गाल्जी के साथ मिलकर। और पांचवा, दे कॉज लाइसोसोमल डिजीज व्हेन नॉन फंक्शनल। जब ये फंक्शन नहीं करते हैं, जब ये नॉन फंक्शनल होते हैं बेटा, तो ये जरूर लाइसोसोमल डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा भी है टे-सैच डिजीज, आपने पढ़ा है गॉचर डिजीज, ये सब जेनेटिक डिजीजेस हैं जो आपने वहां पर 12th में पढ़ी हैं, वो सब लाइसोसोम की कमी से होती हैं। पोम्पे डिजीज, okay, so these are some diseases which can cause due to lysosomes non functioning। सबसे लास्ट में हम एक चीज डिस्क्राइब करना चाहते हैं and that is vacuole। चौथा और आखिरी पार्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का and that is vacuole। vacuole क्या है जरा देखिए ध्यान से। पहले आप, अगर आप vacuole को देखें तो आप कहते हैं कि
सिंगल मेम्ब्रेनस, एग्जैक्टली सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेनस है। मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट है, मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट है। इट स्टोर फूड वेस्ट, यानी सॉलिड भी वेस्ट हो सकता है, लिक्विड भी वेस्ट हो सकता है, सबको स्टोर करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल जो होते हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। आपने पढ़ा है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है अमीबा में। आपने पढ़ा था 10th क्लास में भी दैट इन अमीबा दे कैन मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन, यानी रेगुलेट ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करना। जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलरली एक ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां पर एक्सटर्नल मीडियम की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, तो वो अपना वेस्ट या अपना फूड खुद अपने साइटोप्लाज्म में घोल लेता है और उस फूड या साइटोप्लाज्म से अब बाहर से ऑस्मोलैरिटी को काउंटरैक्ट करता है। लेकिन जब आप बाहर वापस उसे फ्रेश वाटर में डालते हैं, यानी बाहर का मीडियम लेस ऑस्मोलैरिटी एक्टिव हो जाएगा, तो ये खुद अपने सारे फूड को, सारे चीजों को साइटोप्लाज्म से कलेक्ट करके और उन्हें वॉक्यूल्स में कलेक्ट कर लेंगे, सो दैट इनर मीडियम कैन आल्सो बी ऑफ इक्वल ऑस्मोलैरिटी देन एक्सटर्नल मीडियम। इसी एडजस्टमेंट को ही हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक फीचर है। ठीक है, यहां तक हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कर लिए हैं। हम अपने आगे की क्लासेस में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बाकी चीजों पर भी डिस्क्रिप्शन देंगे। थैंक यू।